सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री का। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि हमने एक ग्लास वाटर लिया, उसमें थोड़ा सा नमक कॉमन सॉल्ट NaCl डिजॉल्व कर दिया, तो क्या उस जो आपका वाटर वहाँ है ग्लास में वाटर, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा या घट जाएगा या फिर सेम रहेगा? इसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो वीडियो में बने रहें, लास्ट में आपको मैं इसका आंसर जरूर बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले कार्बन का एक इंट्रो देख लेते हैं कि कार्बन के एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट वगैरह जो भी है, ठीक है। तो कार्बन का अगर हम लोग बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 6 होता है। तो 6 एटॉमिक नंबर है किसी अगर एलिमेंट का, तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि उसके एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 6 होंगे, है ना। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम बना हुआ है कार्बन एटम का। 6 आपको देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। प्रोटॉन्स भी 6 होते हैं क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही प्रोटॉन, तभी ना न्यूट्रल चार्ज का होगा एटम। ये आपने 9th में पढ़ा हुआ है। इसके बाद एक इसमें खासियत ये है कि न्यूट्रॉन्स भी 6 होते हैं। 6 6 6 कितना आसान है याद रखना। जितना एटॉमिक नंबर उतने ही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। और खास बात ये है कि इसमें न्यूट्रॉन भी 6 हैं। न्यूट्रॉन्स, है ना, ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन के अलावा। तो 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब इसका मास नंबर कितना हो गया? 12 हो गया। मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसको मास नंबर बोलते हैं। तो मास नंबर कितना है इसका? 12 है, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखें तो कैसा होगा? 2 4। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वही इसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होगा। अब ये कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? हमने तो अगर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है तो हमने पढ़ा कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, स्टेबल हो जाता है। किसी का 2 होता है तो वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर जाता है, स्टेबल हो जाता है। 3 होता है तब भी 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके स्टेबल हो जाता है। अगर 5 होता है तो 3 गेन कर लेता है, 6 होता है तो 2 गेन कर लेता है, 7 होता है तो 1 गेन कर लेता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं किसमें? जब हम आयोनिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे पिछले चैप्टर में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप जरूर जाके उसे देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। तो अब यहाँ पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जो कार्बन है ये ना 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए। किसमें? इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है। या फिर डुप्लेट भी पूरा कर सकता है क्योंकि इसके पहले यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले तो प्रॉब्लम है, क्योंकि नहीं कर सकता, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पे बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा एटम। अभी हम लोग इसके बारे में भी पढ़ेंगे अच्छे से कि क्यों जो है ये ना 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है ना 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकता है। इसका रीजन अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे। पर अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि इसका वैलेंसी तो 4 है और इसको हम टेट्रावैलेंट बोलते हैं। इसका वैलेंसी कितना है? 4 है, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। ये ना इलेक्ट्रॉन गेन करता है ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करता है। इट शेयर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स। इसके सारे जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में ये शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने पे कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो अब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड्स के बारे में पहले जानेंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग बॉन्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बॉन्ड्स देखिए, बॉन्ड्स अगर आप भूल गए हैं तो बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स आर अट्रैक्शन। बॉन्ड्स क्या है? तो एक तरह की अट्रैक्शन है जो 2 एटम्स को मतलब एक दूसरे के नजदीक रखते हैं, है ना। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन एटम को जो नजदीक रखा हुआ है वो क्या है? वो बॉन्ड है बिटवीन देम, ठीक है। उसी को हम अट्रैक्शन, एक तरह का अट्रैक्शन है बॉन्ड। तो बॉन्ड 2 तरह के होते हैं।
बॉन्ड्स आर आयोनिक एंड कोवेलेंट। दो तरह के बॉन्ड हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक के बारे में फुल डिटेल मैंने एक वीडियो बनाई हुई है मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर में, उसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा, आप प्लीज उसे पहले देखें अगर आपको नहीं आता है तो। अगर पता है, आपने देखी है वीडियो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग दूसरा बॉन्ड जो है कोवेलेंट। तो आयोनिक बॉन्ड का जो जनरल बात है कि कैसे आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है, तो आयोनिक बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है। मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड बनता है, मेटल इलेक्ट्रॉन दे देता है और नॉन मेटल उसको गेन कर लेता है। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल गेन करता है, तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड का बात करें तो कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके फॉर्म होता है कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब कि दो एटम्स हैं, इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है, इसको भी ऑक्टेट पूरा करना है, दोनों कोई भी जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर रहा, बल्कि एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले रहा है और दोनों के ऑक्टेट पूरे हो जा रहे हैं। अभी हम लोग देखेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से कैसे ये शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का। पर याद रखने वाली बात क्या है कि इट जनरली फॉर्म्ड बिटवीन टू नॉन मेटल्स। याद ये रखना है कि ये जनरली जो है दो नॉन मेटल्स के बीच में फॉर्म होता है। दो नॉन मेटल्स होंगे तभी कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, याद रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं आप एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर दीजिएगा तो नहीं होगा, वो गलत हो जाएगा। मेटल नॉन मेटल के बीच में आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नॉन मेटल गेन करेगा। दो नॉन मेटल्स के बीच में, क्योंकि दो नॉन मेटल्स हैं, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दोनों में से कोई लूज तो करने वाला नहीं है, इसलिए दोनों शेयर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे H2 है, हाइड्रोजन जो है इसी डाई एटॉमिक स्टेट में रहता है, तो इसका कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो देखिए जरा एक बार इसको। यहाँ पे हाइड्रोजन है हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको याद नहीं है तो उसका भी वीडियो है, उसको भी आप देख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोग जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको शो करते हैं, बस डॉट से कर सकते हैं या क्रॉस से कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे एटम के पास, दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इसको डुप्लेट पूरा करना है, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको शेयर कर देता है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन भी वही सेम चीज करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन खुद के साथ ले लेता है। मतलब ये हाइड्रोजन उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसने इसको दे दिया, मतलब शेयरिंग हो गया। मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स हैं इसी के पास, ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी भी इसी के पास है, पर दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया और अब दोनों को लग रहा है, ठीक है। मतलब दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रख लिया, जैसे ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन एक ये हाइड्रोजन मान लीजिए, ठीक है। दोनों के सामने इलेक्ट्रॉन्स हो गए और दोनों के ऑर्बिट में घूम रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि दोनों को अब लग रहा है कि दोनों के पास दो इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है। जब हम लोग एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करते हैं तो इसको हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हम लोग इसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक सिंगल लाइन से, मतलब H लिखा, देखिए एक पेयर शेयर हुआ है, एक लाइन दे दिए, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स। कितना आसान है। अब अगर हम इसका देखें ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन को देखिए, अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए अब इसके बाद कह रहा है कि ऑक्सीजन को 6 हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कैसे पूरे होंगे, अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, मतलब ये इस ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको शेयर कर दिए। तो अब इसका भी फर्ज बनता है, मैं भी, इसने कुछ दिया है तो बदले में मैं भी उसको कुछ दूं, ऐसा ये सोचता है। तो ये करता है, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर देता है इस ऑक्सीजन के साथ। तो देखिए अब क्या हुआ, अब यहाँ पे आपको देखने को मिला कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हुआ है, 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं, है ना, एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ।
तो इसको कैसा बॉन्ड बोलते हैं? इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड था, ये क्या है? ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए हैं। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंट करने के लिए ऑक्सीजन ले लीजिए दोनों, ठीक है। अब यहाँ पे एक पेयर और एक पेयर, तो दो पेयर हुआ, तो दो लाइंस हम लोग दे देंगे, जितनी पेयर्स उतनी लाइंस, ठीक है। अब अगर हम किसका बात करें? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन भी डाई एटॉमिक स्टेट में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5, पता है ना? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां और 3 इलेक्ट्रॉन्स यहां, तो ये यहां पे हो गया 5। देखिए हम लोग यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है उस एटम को, उतना इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, ताकि वो शेयर करने में हमको जो ऐसा सर्कल बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन को देखिए 5 है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स उसको चाहिए क्या करने के लिए? अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरा नाइट्रोजन भी आएगा, दूसरा नाइट्रोजन भी 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको इसके सामने में रख देगा। अब क्या होगा कि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स इसका शेयर कर लेगा और ये इसका। तो इससे क्या मिला आपको? देखा है कि दोनों नाइट्रोजन स्टेबल हो गए। अब नाइट्रोजन के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इस नाइट्रोजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। नाइट्रोजन स्टेबल हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना पेयर हुआ इलेक्ट्रॉन्स का? सिंगल, डबल, ट्रिपल, है ना? 3 पेयर हुए शेयर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के। तो 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के शेयर हुए, तो इसको हम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 3 लाइन से। इट इज कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो क्या 4 पेयर का भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होता है? नहीं होता है, ठीक है। 3 ही तक होता है, क्योंकि 4 तक में बहुत ज्यादा रिपल्सन बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा, कार्बन तो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो करता कैसे है शेयर? तो अभी हम लोग उसको देखेंगे। जैसे देखिए कार्बन के हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तक जो हमने देखा कोवेलेंट बॉन्ड्स देखे, उसमें हमने सेम एटम वाला, मतलब 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड देखा, 2 ऑक्सीजन का बॉन्ड देखा, 2 नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड देखे, 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में। अब हम लोग यहाँ पे अलग अलग एटम्स ले रहे हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स ही ले रहे हैं, नॉन मेटल्स ही हैं सब, है ना। नॉन मेटल्स के बीच में ही बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए एक कार्बन है तो दूसरा हाइड्रोजन है, इन दोनों के बीच में अब हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? देखिए क्या होता है कि जिसका नंबर कम है, जो कम है एटम, मतलब जैसे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, एक ही कार्बन है, तो उसको हमको सेंटर में रखना होता है। उसको सेंटर एटम मान लीजिए, उसको बीच में रख दीजिए, बीच में कार्बन रख दिया। अब इसके बाद देखिए कि इस हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप एक मतलब इलेक्ट्रॉन करके आप इसको सजा सकते हैं। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो चारों इलेक्ट्रॉन्स को चारों तरफ रख दीजिए, क्योंकि 4 हाइड्रोजन भी है यहाँ पे, ठीक है। एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए, हमने इसलिए ऐसा किया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हर जगह पे रख दिया। अब इसके बाद हाइड्रोजन का बात करें, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया। अब हर एक हाइड्रोजन को देखिए, हर एक हाइड्रोजन अगर कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, तो हाइड्रोजन तो स्टेबल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन को तो डुप्लेट पूरा करना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, 2 2 2, है ना, तो हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। अब अगर हम कार्बन का बात करें, तो कार्बन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए इन चारों हाइड्रोजन से वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या हुआ? कार्बन भी स्टेबल हो गया। तो कार्बन स्टेबल हो गया तो कैसा हुआ? ऐसा आपको यहाँ पे बॉन्ड देखने को मिला। 4 सिंगल बॉन्ड्स हैं यहाँ पे, 4 सिंगल बॉन्ड्स बने, ठीक है। CH4 में हम इसको मीथेन बोलते हैं। अगर हम CO2 का बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड का, तो फिर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, कार्बन कितना है? 1 है, तो कार्बन को फिर हम बीच में रखेंगे। अब ऑक्सीजन का बात कीजिए, तो ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग कार्बन का जो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको 2 2 करके सजाएंगे।
ठीक है। कार्बन के इलेक्ट्रॉन मतलब जो सेंटर एटम का इलेक्ट्रॉन है कुछ इस तरह से हमको सजाना है कि ये जो दूसरा एटम बच जाता है वहां पे, उसका जो भी बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पूरे हो जाएं। ठीक है, मतलब जैसे यहाँ कार्बन का हमने दो इलेक्ट्रॉन्स करके यहाँ पे सजा दिया, तो इससे क्या हुआ कि अब ऑक्सीजन जब हम यहाँ पे दोनों तरफ देंगे, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स, अब वो कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन शेयर कर लेगा तो ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम चीज होगा, ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा तो ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा। अब कार्बन क्या करेगा? दोनों ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लेगा तो कार्बन भी स्टेबल हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे कितने पेयर शेयर हो रहे हैं? 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, यहाँ पे भी 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। मतलब अगर हम इसका बॉन्ड्स का बात करें तो बीच में C होगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड O होगा, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड O होगा। तो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स फॉर्म हुए CO2 के केस में। इसके बाद देखिए H2O का अगर हम बात करें तो H2O में देखिए H2 है, ऑक्सीजन 1 है। ऑक्सीजन 1 है मतलब ऑक्सीजन यहाँ पे सेंटर एटम है, तो ऑक्सीजन को हम सेंटर में रख देंगे। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 हाइड्रोजन है तो 2 तरफ आप ऑक्सीजन के 1-1 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए। ऑक्सीजन के पास लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो बाकी जो 4 है उनको भी आपको रखना ही होगा, क्योंकि लुईस डॉट स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको उस पे मतलब कि वहां पे दिखाते हैं, दर्शाना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन है तो दोनों तरफ आप हाइड्रोजन दे दीजिए। हाइड्रोजन के पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है तो अब हाइड्रोजन क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा ऑक्सीजन के साथ, ये हाइड्रोजन भी शेयर कर लेगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा। अब ऑक्सीजन को क्या करना है? ऑक्टेट पूरा करना है, तो दोनों हाइड्रोजन से वो 1-1 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर लेगा और ऑक्सीजन का भी डुप्लेट पूरा ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे कैसा बॉन्ड बनेगा? HOH, ऐसा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ। देखिए यहाँ पे भी सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, यहाँ पे भी सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो यहाँ पे 2 जो है क्या बना? सिंगल बॉन्ड्स फॉर्म हुए। तो ये था हमारा कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो आप हमको लगता है अब आपको कोवेलेंट बॉन्ड्स लुईस डॉट स्ट्रक्चर की मदद से फॉर्म करना आ गया होगा। अगर अभी भी आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, नेक्स्ट सेशन में उनको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आना चाहिए कि व्हाट मेक्स कार्बन सो यूनिक? कार्बन इतना यूनिक क्यों है? क्या है उसके अंदर जो वो इतना यूनिक है? इतने सारे एलिमेंट्स हैं अर्थ पे, 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास पूरे अर्थ पे, है ना, अभी तक जो नोन है। तो उसमें से जो आपका कार्बन है, इसी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं हम चैप्टर में? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में क्यों पढ़ रहे हैं? ये दिमाग में आना चाहिए क्वेश्चन। तो आप लोग सोच रहे होंगे सिलेबस में है तो पढ़ रहे हैं, पर सिलेबस में क्यों है? इसका रीजन होना चाहिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, 2 प्रॉपर्टी यहाँ पे कार्बन की, जिसके कारण वो इतना यूनिक है। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन जो बोर्ड्स में भी आता है, क्वेश्चन है क्या? व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो मैनी कंपाउंड्स? कंपाउंड इतने सारे कार्बन क्यों बनाता है? ठीक है, इसीलिए वो यूनिक है। तो कंपाउंड क्यों बनाता है इतने सारे? तो ये 2 प्रॉपर्टीज हैं इसके पास, टेट्रा कोवैलेंसी एंड कैटिनेशन। इन्हीं 2 प्रॉपर्टीज के कारण ये बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। तो सबसे पहले टेट्रा कोवैलेंसी। टेट्रा वैलेंट तो जानते थे, 4 वैलेंसी होता है। टेट्रा कोवैलेंसी मतलब ऐसा प्रॉपर्टी है कार्बन का कि ये इलेक्ट्रॉन लूज गेन करता ही नहीं है, ये सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, वो भी 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, 4 सिंगल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, आप कह सकते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको टेट्रा कोवैलेंसी बोलते हैं। कार्बन के पास टेट्रा कोवैलेंसी है और इट इज अ एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी। ये एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है कार्बन का। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं किसी का वैलेंसी 4 नहीं है, और है, पर इतना ज्यादा जो मतलब कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने में रुचि रखना वो सिर्फ कार्बन के पास है, दूसरे एटम्स के पास नहीं है। ठीक है, वो आयनिक बॉन्ड्स भी फॉर्म कर लेते हैं। तो अब हम कार्बन का अगर हम बात करें तो कार्बन क्यों कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। इसका रीजन देखिए, अब अगर हम कार्बन का एटॉमिक नंबर का बात करें तो 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिएगा तो 2 और 4 है।
अगर हम यहाँ पे मान लीजिए कि बना लिए कार्बन एटम, ठीक है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे कार्बन के पास, और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं। तो अब बोला जाए तो इसको 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, या फिर ये चारों लूज कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, ड्यूप्लेट फॉर्म हो जाएगा, है ना। तो अब दोनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसका रीजन क्या है, तो चलिए रीजन देखते हैं। मान लीजिए कि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले गेन करने का बात करते हैं, मान लीजिए इसको कहीं 4 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, तो देखिए क्या होगा। होगा क्या कि इतना छोटा सा कार्बन है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा कार्बन, बहुत ही छोटा एटम है कार्बन, ठीक है, तो छोटा सा कार्बन एटम है, जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाएंगे, मान लीजिए यहां पे आ गए, तो 2 बातें आएंगी यहाँ पे। सबसे पहले तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स, कितने प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन आ जाने के बाद टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहले 6 थे, अब 10 हो गए। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को हैंडल करना बहुत ज्यादा, क्या कहते हैं, वो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 2 मम्मी पापा हैं, उनके 10-12 बच्चे हो गए, तो क्या होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगा उनको हैंडलिंग करने में। वही सेम चीज है कि उनको पकड़ के रखने में, उनको एटम में रखने में, किसमें, मतलब कि बॉन्ड्स के साथ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में है वो काफी कम हो जाएगा, आप कह सकते हैं, क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। उसके बाद क्योंकि ये एटम छोटा है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन दोनों के बीच में, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो गैप है वो बहुत कम होगा, और इलेक्ट्रॉन रिपल्सन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जैसे ही गेन करेगा, ये सारे चारों इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाएंगे उसके एटम से। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी खत्म हो जाता है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर सकता है। चलिए, गेन नहीं कर सकता तो लूज करवा देते हैं। लूज क्यों नहीं कर सकता? लूज नहीं करने का रीजन है आयोनाइजेशन एनर्जी। हमने पढ़ा है आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन एटम टू लूज इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, उसको लूज करने में जो एनर्जी लगता है किसी एटम को, उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें अगर कार्बन के एटम का, तो ये तो नहीं रहा, अब कार्बन का एटम फिर से बना लेते हैं, ठीक है। उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो मान लीजिए वो लूज कर भी जाएगा, पर दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत होगा, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो आपका प्रोटॉन है उसका चार्ज बढ़ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो वहां पे दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए और ज्यादा हमको एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, और फिर मान लीजिए दूसरा भी लूज कर दिया, पर तीसरा तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि तीसरा लूज करने के लिए उसको बहुत ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ेगा। और तीसरा भी अगर मान लीजिए उतना एनर्जी आप ला दिए कि तीसरा भी लूज कर जाए, तो चौथा तो लूज करेगा ही नहीं, क्योंकि और एनर्जी का रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। तो इतना ज्यादा एनर्जी का रिक्वायरमेंट है कार्बन एटम के पास चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए, कि वो चारों इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर सकता है। तो इसलिए वो ना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ना वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, ठीक है। कार्बन कैन शेयर इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, पर वो ना ट्रांसफर कर, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर वो नहीं कर सकता है, आयोनिक बॉन्ड वो फॉर्म नहीं कर सकता है, वो शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स का, याद रखिए। तो ये इसका एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है कि ये सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। और क्योंकि इसका एटॉमिक साइज छोटा है, तो एक बात आपको याद रखना है कि किसी अगर एटम का जितना छोटा एटॉमिक साइज होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। अगर एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो कोवैलेंट बॉन्ड वीक होंगे। तो कार्बन का एटॉमिक साइज भी छोटा है, जो इसको सूट करता है, सुटेबल है पूरी तरह से कोवैलेंट बॉन्ड के स्ट्रेंथ के लिए भी। कोवैलेंट बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, ठीक है, कार्बन के केस में। तो ये हुआ इसका टेट्रा कोवैलेंसी, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन्स ये शेयर करेगा, चारों इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा और क्या फॉर्म करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। इसके बाद अगर हम दूसरे प्रॉपर्टी का बात करें तो वो है कैटिनेशन। कैटिनेशन में देखिए, द प्रॉपर्टी ऑफ डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट,
सेम एलिमेंट के एटम्स में डायरेक्ट बॉन्डिंग होके चेन, ब्रांच, रिंग्स का फॉर्मेशन करना, इसी प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। और ये कार्बन के पास है। कार्बन खुद से ही कंबाइन हो सकता है, मतलब अपने जैसे एटम से ही बहुत सारे एटम से वो कंबाइन हो सकता है, वो चेन बना सकता है, वो ब्रांचेस बना सकता है, वो रिंग्स बना सकता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, जैसे ये एक कार्बन है, इसने एक कार्बन के साथ अटैच हुआ, ये कार्बन अगले के साथ अटैच हो गया, फिर अगले के साथ, फिर अगले के साथ, फिर अगले के साथ, तो ये हुआ चेन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको सिंगल चेन बोलते हैं। अगर इसमें मान लीजिए कहीं पे इस कार्बन को मन हुआ, चलो मैं दूसरे कार्बन से अटैच हो जाता हूँ, अभी मन नहीं भरा, एक और कार्बन से अटैच हो जाता हूँ, इस कार्बन को मन हुआ, चलो मैं एक और कार्बन से अटैच हो जाता हूँ, ठीक है, इसको फिर हुआ, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम ब्रांच स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ ब्रांचेस फॉर्म हुए, है ना। ये एक ट्री की तरह आप समझ सकते हैं। ये आपका ये है बार्क है ट्री का, ठीक है, मेन ट्रंक है ट्री का, और यहाँ से ब्रांचेस निकले हुए हैं, है ना, तो इसको ब्रांच बोलते हैं। रिंग्स भी फॉर्म करते हैं, ठीक है, जैसे ये कार्बन है, ये इससे अटैच हुआ, ये अगले से अटैच हुआ, ये कार्बन फिर इसी से अटैच हो गया, तो ऐसे ये रिंग्स भी फॉर्म कर सकते हैं। तो ये कैटिनेशन का जो प्रॉपर्टी है, इसके कारण भी ये बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकते हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि एक कार्बन कितने सारे कार्बन, इसमें कोई वही नहीं है, क्या लिमिटेशन नहीं है कि वो कितने कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं कार्बन, ठीक है, या बहुत कम भी हो सकते हैं, 2 भी कार्बन हो सकता है, या बहुत लंबा चेन भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लीजिए 2 कार्बन अटैच है तो वो अलग अलग कंपाउंड है, 3 कार्बन अटैच है तो अलग कंपाउंड है, 4 है तो अलग कंपाउंड है, उसमें से कोई एक उठ के इधर आ गया तो वो अलग कंपाउंड हो गया, मतलब ब्रांच फॉर्म कर दिया, है ना। मान लीजिए कि 4 कार्बन ऐसे अटैच थे, तो ये एक अलग कंपाउंड था, अब ये चौथा कार्बन उठ के यहाँ आ गया तो ये एक अलग कंपाउंड है। तो इसलिए जो कार्बन है वो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। और क्योंकि इन दोनों प्रॉपर्टीज के कारण, टेट्रावैलेंसी एंड कैटिनेशन, दिस मेक्स कार्बन सो यूनिक। व्हाट मेक्स कार्बन सो यूनिक? द प्रॉपर्टी ऑफ tetracovalency and catenation makes carbon so unique. That's why carbon can form so many compounds. ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि क्यों कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है, तो वहां पे आपको इन दोनों प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। और ये तो आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखिए, द फॉर्म्स ऑफ कार्बन हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉप्स का यही मीनिंग होता है, वो सेम एलिमेंट से बने हुए होते हैं, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी भले ही डिफरेंट हो पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। मतलब वो सेम एलिमेंट से बने हुए हैं तो उसी एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टीज होंगे उनके अंदर, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब आउटर अपीयरेंस कह सकते हैं, वो पूरा अलग होता है। मतलब आप देख के बता ही नहीं सकते कि दोनों सेम चीजों से बने हुए हैं। जैसे अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स का बात करें तो हमको 3 एलोट्रॉप्स यहाँ पढ़ने हैं, जिनमें से ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। डिफरेंशिएट करने आता है, प्रॉपर्टीज लिखने आता है, डायमंड्स और ग्रेफाइट है, फ्लोरीन, ठीक है। तो 3 यहाँ पे एलोट्रॉप्स हैं हमारे पास। सबसे पहले डायमंड, तो डायमंड का अगर हम बात करें तो देखिए डायमंड का यहाँ पे 4 प्रॉपर्टीज मैंने लिखा हुआ है, जो चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ। फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग सीसी बॉन्ड, 2 कार्बन एटम्स के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इन द केस ऑफ डायमंड। तो अगर स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, इसका मतलब वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा और हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। डायमंड के बारे में आप जानते हैं, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन, है ना। अर्थ पे सबसे ज्यादा जो हार्ड नेचुरल सब्सटेंस जानते हैं हम लोग, वो डायमंड है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज्यादा हार्ड होता है डायमंड और कितना स्ट्रॉन्ग कार्बन बॉन्ड्स उसमें होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कार्बन बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण से वो हार्ड होता है और मेल्टिंग पॉइंट उसका बहुत ज्यादा होता है। अगर हम उसका बात करें, साइनिंग का बात करें, तो इट साइंस इन लाइट, लाइट के प्रेजेंस में जो डायमंड है वो साइन करता है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है बहुत ज्यादा, है ना। इसके बाद इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो डायमंड है वो क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। तो अब इसका भी रीजन देख लीजिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्बन है, कोई भी एक कार्बन को देख लीजिए, ये जैसे कार्बन है तो ये 4 अदर कार्बन के साथ अटैच है ना। यहाँ पे 4 बॉन्ड्स ये बनाया हुआ है। हर कार्बन एटम जो होता है डायमंड में वो 4 कार्बन के साथ अटैच होता है। 4
बॉन्ड्स, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स वो फॉर्म करता है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। तो जब चारों इलेक्ट्रॉन्स जो कार्बन के पास हैं वो पूरी तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट कर नहीं सकता वो, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री चाहिए जो मूव कर सके उसके मतलब कि एरिया में, उस जगह में घूम सके, पर ऐसा कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है ना। इसलिए जो डायमंड है इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसका अगर यूज का बात करें तो डायमंड को हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज करते हैं, कटिंग के पर्पज में, ड्रिलिंग के पर्पज में। आपको पता होगा ग्लास को कट करने के लिए, ड्रिल करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? डायमंड्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग दूसरा एलोट्रॉप जो है हमारा उस पे आते हैं। दूसरा एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में देखिए क्या है, इसमें स्ट्रॉन्ग कार्बन बॉन्ड था किसमें? डायमंड में। तो ग्रेफाइट में वीक वैंडरवॉल फोर्स है। वीक वैंडरवॉल फोर्स क्या होता है अभी हम लोग देखेंगे, इसके बाद वाली प्रॉपर्टीज पहले देख लेते हैं। ईच कार्बन इज बॉन्डेड विथ 3 कार्बन्स। यहां पे बात आ गया, यहां से पूरी तरह से अलग इसको यही वाला प्रॉपर्टी बनाता है कि यहां पे तो कितना था, 1 कार्बन 4 कार्बन से अटैच था, जबकि यहां पे 1 कार्बन सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन से ही अटैच्ड है। मतलब 3 ही बॉन्ड 1 कार्बन के भरे हुए हैं, 1 बॉन्ड खाली है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है। 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है तो इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो जैसे ही उसको पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, उस एटम से निकल के दूसरे से तीसरे चौथे में जाने लग जाएगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, क्योंकि 1 कार्बन 3 कार्बन के साथ ही अटैच है, 3 बॉन्ड्स ही फॉर्म हुए हैं, 1 बॉन्ड फ्री है ना। 1 इलेक्ट्रॉन फ्री है टू मूव इनसाइड ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट में घूमने के लिए वो फ्री है। इसके बाद अगर हम बात करें, हेक्सागोनल रिंग्स प्रेजेंट होते हैं वहां पे, ठीक है। डायमंड का एक 3D सा स्ट्रक्चर होता है, पर है जो ग्रेफाइट है उसके पास हेक्सागोनल रिंग्स होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को एक साथ देख रहे हैं हम लोग, हेक्सागोनल रिंग्स और वैंडरवॉल फोर्सेस क्या होते हैं। देखिए जो ग्रेफाइट के एटम्स हैं वो इस तरह से कंबाइन होते हैं कि एक ग्रेफाइट का एटम 3 ग्रेफाइट के एटम्स से कंबाइन है, एक यहाँ एक इधर, है ना। तो 3 एटम से वो कंबाइंड है। तो इसी तरह से करके वो क्या बनाता है, हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। और लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स, मतलब यहाँ पे बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग्स हैं, फिर नीचे और भी बहुत सारे हेक्सागोनल रिंग्स हैं। अब दोनों लेयर जो है एक बहुत ही वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है। बहुत वीक होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो दोनों लेयर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उसी फोर्स को हम वैंडरवॉल फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइंस आपको दिख रही हैं, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द एटम्स ऑफ 2 लेयर्स ऑफ हेक्सागोनल रिंग्स। 2 अलग अलग लेयर्स हैं हेक्सागोनल रिंग्स के, और उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसी को हम वैंडरवॉल फोर्स बोलते हैं, और बहुत ही वीक है। तो बहुत ही वीक है इसलिए जो ग्रेफाइट है वो स्लिपरी होता है। हम उसको ड्राई ल्यूब्रिकेंट्स के फॉर्म में यूज करते हैं ना। यूजेस में ड्राई ल्यूब्रिकेंट्स क्यों? क्योंकि एक रिंग दूसरे पे स्लिप कर सकता है आसानी से, क्योंकि फोर्सेस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है वहां पे 2 रिंग्स के बीच में, 2 लेयर्स के बीच में। और हम लोग इसका दूसरा यूज का बात करें तो ये लीड पेंसिल के फॉर्म में भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया डायमंड, ये हो गया ग्रेफाइट। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, देखने से पता ही नहीं लगेगा कि कार्बन के बने हुए हैं दोनों, पर हैं दोनों कार्बन के बने हुए हैं। जो हमारा थर्ड एलोट्रॉप है फ्लोरीन, इसके बारे में आपको एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानना है, ज्यादा इसके बारे में हमको नहीं पढ़ना। फर्स्ट तो ये फुटबॉल शेप का होता है। तो फुटबॉल शेप अगर आपने देखा होगा, फुटबॉल अगर आपने देखा होगा, आपने क्या देखा होगा कि वहां पे हेक्सागोनल रिंग्स और पेंटागोनल रिंग्स साथ में होते हैं, है ना। एक हेक्सागोनल रिंग और एक पेंटागोनल रिंग एक साथ होता है फुटबॉल में। तो यही चीज प्रेजेंट होता है इसमें। फ्लोरीन में हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो फर्स्ट आइडेंटिफाइड फ्लोरीन था वो C60 था, ठीक है। मतलब 60 कार्बन एटम से बना हुआ था वो फ्लोरीन, ठीक है। C60 जो था वो फर्स्ट आइडेंटिफाइड फ्लोरीन था। इसके बाद जो इनका नाम है, जो फ्लोरीन है, ये नेम किस पे पड़ा है? तो ये एक मतलब कि आर्किटेक्चर थे, इंग्लिश आर्किटेक्चर थे बकमिंस्टर फ्लूरर। उन्होंने एक डोम फॉर्म किया था, बिल्कुल उस डोम का जो स्ट्रक्चर था वो फ्लोरीन के स्ट्रक्चर से मैच कर रहा था, ठीक है। जो उन्होंने एक मतलब बनाया था, डोम बनवाया था,
तो उस डोम का स्ट्रक्चर बिल्कुल फ्लोरीन के स्ट्रक्चर से मैच कर रहा था, इसीलिए जो फ्लोरीन नेम है वो इनके जो सर नेम है फुलर उसी पे पड़ा है, फ्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन जो है वो फिनिश कर लिया। तो यहाँ पे आज का वीडियो खत्म हो रहा है, पर अभी जो क्वेश्चन हमने पूछा था वीडियो के स्टार्टिंग में उसका आंसर देना है। क्वेश्चन क्या था कि अगर हम एक ग्लास वाटर लें और उसमें सॉल्ट डाल दें, कॉमन सॉल्ट डाल के उसको डिजोल्व करें, तो उस वाटर का वॉल्यूम घटेगा, बढ़ेगा या सेम रहेगा? तो इसका आंसर थोड़ा सा अटपटा है कि उसका जो वॉल्यूम है वो ना बढ़ेगा ना सेम रहेगा, वो वॉल्यूम घट जाएगा। अब घटता क्यों है? क्योंकि जैसे ही हम वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। जैसे ही हम वाटर में सॉल्ट को डिजोल्व करते हैं तो जो आपका NaCl है वो Na+ और Cl- में ब्रेक हो जाता है। वैसे ही जो आपका H2O है वो भी H+ और OH- में ब्रेक हो जाता है। तो इस कारण से देखिए क्या होता है कि यहाँ पे NaOH को अट्रैक्ट करता है, H+ Cl को अट्रैक्ट करता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स सॉल्ट एंड वाटर का बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे कि जो लेवल है थोड़ा सा कम हो जाता है। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था वो घट जाता है, मतलब हर जगह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस घटने के कारण जो वॉल्यूम हमको दिखता है वहां पे अपेयर होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आई होप यहां तक हमने जो भी पढ़ा, आज के वीडियो में जो भी पढ़ा, उससे रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे।